अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पंजाब असम्बली में सूबे का 4 माह का बजट पेश किया गया। इस बजट से पहले सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें 4,480 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। माली साल 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मख्तस किया गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना बजट 20 अरब रुपए भी मंजूर कर लिया गया है। सूबाई बजट में सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब रुपए के बजट समेत रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मुफ्त कुतुब की फरामी के लिए 11 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, जबकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब रुपए, PKLI एंडोमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए, हिफ़्ज़ान सेहत के तौसीफ़ प्रोग्राम के लिए 11.4 अरब रुपए, गंदम के कर्जे की अदायगी के लिए 264 अरब रुपए और बजट में ज़राअत पर 25.6 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मख्तस किए गए हैं। आज ऑपोजिशन की हंगामा आराई में यह बजट पेश किया गया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई वज़ीर ख़जाना ये बजट पेश कर रहे थे। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे से बतदरीज महंगाई में कमी लाएंगे। 10 अरब रुपए से नवाज शरीफ IT सिटी का लाहौर में कयाम, 4 अरब रुपए से IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, 1 अरब रुपए से ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और वज़ीर आला हेल्पलाइन का कयाम इसी विजन का तसलसल है। आज मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो सूबाई काबीना इजलास था, उस इजलास की अहम बात यह थी कि इसकी सदारत तो बराए नाम मरियम नवाज कर रही थी, लेकिन अहम इजलास में नवाज शरीफ भी शामिल थे। इसी तरह आज जिस वक्त असम्बली इजलास में यह बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी सामने डाइस पर नवाज शरीफ की तस्वीर पड़ी थी। यानी खुद नून लीग, जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना था, वो नवाज शरीफ की तस्वीर से गुजारा कर रही है। नवाज शरीफ सिर्फ फोटो फ्रेम्स तक महदूद हो चुके हैं या उनकी पार्टी ने उन्हें रमज़ान रिलीफ पैकेज के थैलों पर लगा दिया है। सादा अल्फाज में वो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आया था वो निगहबान बन चुका है। इसी दौरान नवाज शरीफ के मुतालिक ये तो अफवाहें ज़ोर पकड़ रही हैं कि इलेक्शंस के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हैं और जल्दी वो शायद वापस लंदन लौट जाएंगे, लेकिन इस दौरान वो बेटी को पंजाब में मजबूत करने के लिए हाथ पाँव ज़रूर मार रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इजलास हो तो नवाज शरीफ की फ़ोटो, हल्फ बर्दारी हो तो नवाज शरीफ खुद, इसी तरह आज का इजलास हो तब भी उनकी फ़ोटो, जैसे ये जाहिर करने की कोशिश हो कि पंजाब में मरियम नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। लेकिन सवाल यह है कि बासर अफराद को नवाज शरीफ का यह अमल दखल काबिल कबूल होगा? वो बासर हल्के जिन्होंने नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में रोड़े अटकाए, वो लोग जिन्होंने उन्हें मानसेरा में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और लाहौर जैसे गढ़ में भी शकूक व शुबहात है कि शायद ये हल्का खुलेगा तो यहाँ भी नवाज शरीफ को शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी। तो ऐसे में 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ अगर नवाज शरीफ आकर बैठेंगे या काबीना के इजलासों में बैठे होंगे, फ्रेम लगे हुए होंगे, तस्वीर होंगी, तो क्या ये काबिल कबूल होगा? और यहाँ सवाल तो ये भी है कि क्या मरियम नवाज खुद पंजाब में कामयाब हो पाएंगी जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं। NFC अवार्ड में नजर सानी की तजवीज़ ज़ेर गौर है और सूबों का हिस्सा कम करने की बात की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में मुश्किलात और तनाव में इजाफा होगा। क्या मरियम नवाज ये इजाफा और ये तनाव बर्दाश्त कर पाएंगी? बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, आज सूबाई काबीना का इजलास था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चेयर कर रही थी, लेकिन उनके बाएं जानिब उनके वालिद गिरामी 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं वो बैठे हुए थे। बड़ा सिंबॉलिक था। सूबाई काबीना के इजलास में तो बैठे थे, लेकिन फेडरल कैबिनेट जहां उनको असल में वज़ीर आज़म बनना था और ख़ुद मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, क्या फेडरल कैबिनेट के इजलास में भी इसी तरह से जाके वो बैठेंगे जैसे आज सूबाई काबीना इजलास में बैठे हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो रूल्स अलाउ करते हैं कि अगर कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहें वो किसी को इनवाइट कर लें। बहरहाल देखें, मियां नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, फिर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और वो कायद हैं, PMLN के भी हैं और इस मुल्क के भी हैं। तो उनको बुलाया गया। बिल्कुल वहाँ अगर ऐसा समझा गया कि उनकी ज़रूरत उधर कैबिनेट में भी है वफाकी, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं। इसमें नहीं, यहाँ तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूल्स अलाउ करते हैं। उन्होंने बुलाया, वो उनकी इन्विटेशन पे पहुंच गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको होस्ट किया, वो चेयर कर रहे थे, उनके साथ को चेयर थे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब भी उनको बुलाएंगे या बुलाना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह? देखिए, ये तो पर्सनल चॉइस होती है प्राइम मिनिस्टर की और बिल्कुल बुलाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है।
क्योंकि बनने तो वो वजीर आजम ही आए थे ना सर। असल में तो कैंपेन पूरी नवाज शरीफ को दिखा के की गई। तो आज फेडरल कैबिनेट में अगर वो नहीं है, मौजूद नहीं है, तो कम अज़ कम अगर उनका कोई सुपरवाइजरी या मेंटोर का रोल है तो मेंटोर दिखना भी तो चाहिए ना। नहीं, देखें, बात ये कि फेडरल कैबिनेट में उन्हीं के मुंतखब, उन्हीं के ही सिलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो भी उनकी मुशावरत से जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो हुकूमत तो चाहे वफाक में इस वक्त हो, वो कोलिशन हुकूमत है, लेकिन लीडिंग पार्टनर PMLN है, और सूबे में भी PMLN की हुकूमत है, और PMLN जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की जमात है। तो वफाकी हुकूमत जो फैसले कर रही है उसको मियाँ नवाज शरीफ की तौसीक हासिल है। देखिए, फैसले तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर किसके हैं सर? हाँ, बिल्कुल एक PMLN की, देखें बात ये है, बिल्कुल जो वहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें वो बज़ाब्ता तौर पे तो नहीं है उधर बैठे हुए फैसले करने के लिए, वो तो कैबिनेट करती है, और वो जो जो वुज़रा हैं वो करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक अगर कोई इख्तलाफ होगा किसी फैसले से तो वो जरूर उसका इज़हार करेंगे। मैं राना साहब यही तो कह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई काबीना में बैठे हुए हैं वो, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना में नहीं बैठ सकते, लेकिन वो मुल्क के कायद हैं। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सूबाई काबीना के मेंबर नहीं है, उनको बुलाया गया और वो आए, उनकी मेहरबानी, उनसे रहनुमाई हासिल की गई। वो बहुत सारा उनके पास एक तजर्बा है जो उन्होंने आई एम श्योर वहाँ शेयर किया होगा। अगर वो वफाक में भी उनको बुलाया जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कल एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को 1 साल की तौसीह दी गई है, ये नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से हुई है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। मुझे ये नहीं पता स्पेसिफिकली कि इसमें नवाज शरीफ साहब की कोई डायरेक्शन थी या नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला है। नवाज शरीफ साहब खुश है इस फैसले पर? देखें, अगर वो नाखुश होंगे तो वो ज़रूर उसका इजहार कर देंगे और फिर पता चल जाएगा। ये खुशी की बात है वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? ये देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने समझा कि जो चीफ हैं उनकी 1 साल और सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, या जो भी उनका टेन्योर है, तो उन्होंने उनको तौसीह दे दी। ये लेकिन इसकी स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है कि किन वजूहात की वजह से ये फैसला किया। नून लीग इस फैसले को बैक करती है? डेफिनेटली जी, प्राइम मिनिस्टर का अगर ये फैसला है तो PMLN जो है अगर उसके साथ खड़ी है। तो नून लीग अपने उसूली मौक़िफ़ से हट रही है? ये देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है ना। उन्होंने अगर समझा कि, मैं वही कह रहा हूँ, नून लीग का है, तो मैं ये इसमें आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूँ कि देखें, उन्होंने समझा कि उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है फर्दर, तो उन्होंने उसको आईनी तौर पे वो कर सकते थे, एक्सटेंशन दे सकते थे, तो उन्होंने दे दी। वैसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है राना साहब, प्राइम मिनिस्टर वाकई नून लीग का है? बिल्कुल जी। और सारे फैसले नून लीग को मेरा ख्याल है कि आपकी इस मुस्कुराहट के अंदर बहुत सारे जवाबात हैं। मैं मजीद इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम बिलीव करते हैं कि इस हुकूमत को मिलके चलाना है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स के मुशावरत के साथ हमने आगे बढ़ना है, उसके साथ साथ रियासती इदारों को हमने हमांगी के साथ आगे लेके चलना है, और हम तो ये समझते हैं कि ऑपोजिशन को भी हमने जो है एक कंसेंसस के साथ आगे लेके चलना है। अच्छा राजा साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हल्फ लेते हैं, काबीना बनती नहीं है, और जो पहला फैसला वो लेते हैं वो केयर टेकर कैबिनेट का जो फैसला होता है FBR के रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, FBR को फॉल करने वाले से, जो बैरून ममालिक से एक्सपर्ट्स की मदद लेने का, उसको सबसे पहले इंडोर्स कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कैबिनेट की अदम मौजूदगी में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह चुकी है कि कैबिनेट के बगैर वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आज़म का मतलब कैबिनेट है। तो ऐसे फैसले जिसके अंदर स्टे मौजूद थे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने गो हेड दे दिया, तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, और ये फैसला ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर एक बड़ी तफसीली गालबन 1.5-2 घंटों के ऊपर एक मीटिंग थी, और जिसके अंदर हर पहलू को जो है वो भांपा गया और सबसे पूछा गया, सबने राय दी उसके अंदर कि किसी को इससे इख्तलाफ है या कोई समझता है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता है FBR की रिफॉर्म्स का, तो किसी ने उसके ऊपर उस वक्त जो हमें
जो इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें प्लान मिला, उससे सारे ने यूनानिमसली एग्री किया। और देखें बात ये कि स्टे तो डेफिनेटली हुकूमत अब परसू अग्री करेगी। तो देखिए राणा साहब, अग्री तो कैबिनेट का करना जरूरी है ना। कैबिनेट तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी जब ये फैसला हुआ। ये फैसला तभी आगे मूव फॉरवर्ड करेगा जब कैबिनेट एग्री करेगी। लेकिन एक एग्रीमेंट ये हो गई उस वक्त कि जो स्टे है वो, क्योंकि केयर टेकर निज़ाम इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं कर सकता था, उस बेसिस पे मिला था। तो अब तो केयर टेकर मौजूद नहीं है, तो इस वक्त की जो हुकूमत है वो इन फैसलों से एग्री करती है और मूव फॉरवर्ड करना चाहती है। तो बाकी जो अगर कैबिनेट से दोबारा कोई अप्रूवल की जरूरत हुई तो कैबिनेट में ही जाएगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा जो मुतालबा है आईएमएफ का, वो एनएफसी को रिवर्स करने से मुताल्लिक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन से मुताल्लिक। इसको नून लीग इंडोर्स करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा मुतालबा है कि जिसके बगैर आईएमएफ आगे नहीं बढ़ेगा। उनके कंसर्न्स हैं कि सूबे जो हैं वो उनको अपनी खुद रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन क्या एनएफसी को छेड़ना जो है वही बेहतरीन हल? देखिए, इसके अंदर हम अपने कोalition पार्टनर्स से मुशावरत करके चलेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है यहाँ, और उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं, तो उनकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो दे देंगे। नहीं, बट इन पर्टिकुलर आपका स्टांस क्या है? क्या रिवर्स अगर हो तो आप फ्लेक्सिबल हैं इसमें? देखिए, नहीं, हम समझते हैं कि पहली बात तो ये कि ये हमारा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं होगा। अगर हम लोगों में से कुछ लोग समझते भी हों कि एनएफसी को कोई रद्दोबदल करने की ज़रूरत है, तो वो मुमकिन नहीं होगी जब तक पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एनएफसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और हमें जो सब्सिडीज़ का मॉडल वफाक में है, जो टैक्स इवेजन है, जो टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पाना है, जो एक्सपेंडिचर्स को नहीं काबू कर पाना है, वो वहाँ काफ़ी स्पेस अवेलेबल है कि आप रिसोर्सेज को बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर्स को कम करें। और दूसरी तरफ देखें, एक मैकेनिज्म ऑलरेडी तय है, जहाँ जो सूबे हैं वो अपना जो सरप्लस होता है वो सरेंडर कर देते हैं वफाक को, तो वहाँ जो है उसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि सूबों से कुछ वापस लेने की जरूरत है, तो और भी तरीके अच्छा, हैं। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर प्राइवेटाइजेशन का है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तो अपना माइंड जो है वो बता दिया है कि क्या है, वो निचकारी के हक में नहीं है, इसको मुस्तरद करते हैं, वो पीआईए की निचकारी हो या स्टील मिल की हो। तो इस पे फिर कैसे प्रोसीड करेंगे? ये देखिए, निचकारी के ऊपर तो 825 अरब का नुकसान पीआईए कर चुकी है, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इससे जो है जॉब लॉस लोगों को होगा, ये तासुर ठीक नहीं है। पहली बात तो ये जो 825 अरब का खसारा पीआईए का है, उससे महंगाई में इजाफा होता है, उसमें जो एक 25 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ता है। जब हुकूमत खसारे करती है और कर्जे लेती है, तो ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होता है, डिवैल्यूएशन होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस तो आप कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल। देखें, हमारा इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है कि पीआईए की निचकारी से कोई जॉब लॉस नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के बाद ये बहुत फल फूल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसको चलाए और ज़्यादा एफिशिएंटली चलाए। तो हुकूमत का काम टैक्स कलेक्शन है, हम लोग ज़रूर उनसे बात करेंगे, लेकिन पीआईए की हद तक या और प्राइवेटाइजेशन की हद तक हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें आगे। अच्छा राणा साहब, अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े ही डिफिकल्ट डिसीजंस हैं। गैस टैरिफ इंक्रीज होने जा रहा है, बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है, हर रोज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, खासतौर पे पेरिशेबल आइटम्स के अंदर हर रोज़ बिजली गिरती है आम आदमी के ऊपर। तो ये जो जिस अंदाज में फैसले हो रहे हैं, क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत मायूस हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि मुल्क को आगे अगर आपने एक माशी दलदल से निकालना है, तो आपको क्या फैसले लेने चाहिए? क्या हम वो फैसले ले रहे हैं? हमें क्या आईएमएफ के बगैर हम मुल्क को माशी दलदल से निकाल सकते हैं? अगर उसका जवाब नहीं में है, तो फिर हमें उसी रास्ते में बढ़ना है। अब हमें अच्छी निगोशिएशन करनी है कि जहां सोशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है आवाम को, वहां हम दे पाए। नहीं, लेकिन राणा साहब, 16 माह की पीडीएम हुकूमत में आपने करके देख लिया और उसके नताइज भी भुगत लिया आपने। नहीं, देखें, 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज थे उसमें वो फैसले किए जिससे मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ गया। और आपने देखा
कि हमारे फैसलों की बुनियाद पे केयर टेकर हुकूमत ने स्टेबिलिटी लाने में वो भी कामयाब हुए। एक्सचेंज रेट आपका स्टेबलाइज हो गया, महंगाई 28% पे एवरेज चल रही थी इस साल में। अभी पिछले माह की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो 23% है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन इक़दामात से हम मुल्क को जो है माशी दलदल से निकाल लेंगे। अच्छा राना साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये प्लान है कि मियाँ साहब रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के रास्ते पर लंदन जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास मियाँ साहब के कोई प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, मियाँ साहब एक आज़ाद शहरी हैं, वो सैर करने भी जा सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई बाहर कमिटमेंट हो तो वो वापस आ जाएंगे। मियाँ साहब इधर ही अब पाकिस्तान में ही मुकीम होंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन में मियाँ साहब का होना ज़रूरी था, कैंपेन कर लिए, हुकूमत वगैरह बन गई, अब वो जहाँ मर्जी जाएंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक जिस तरह एक आम शहरी, पाकिस्तानी शहरी कहीं भी जा सकता है और वापस आ सकता है, तो उस तरह मियाँ साहब में कोई कदगन तो नहीं है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते कोई चंद दिनों के लिए या हफ्तों के लिए। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 16 मार्च दहशतगर्दों ने पाक अफवाज पर वो जख्म लगाया जिसका दर्द बहुत गहराई से महसूस किया गया, और इस वाक़े के बाद शिद्दत से इस अज़्म का इजहार किया गया था कि हर सूरत इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि 16 मार्च को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल गिरोह ने पाक फौज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया और बाद में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इसके बाद मुतादिद खुदकुश बम हमले हुए, जिसके नतीजे में एक इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ और दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए। इसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में फौजी दस्तों ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। इस बुज़दिलाना हमले और इसमें ज़ाया होने वाली कीमती जानों का गम और गुस्सा पूरी कौम में था और इस हमले के जल्द ही मौसर जवाब देने की बात की जा रही थी। सबसे पहले तो सदर ममलिकत ने इसके बाद किस अज़्म का इजहार किया था, ज़रा वो आप करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी तरह वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा था कि कौम को गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। पूरी कौम इकट्ठी है, पाक फौज के साथ है। ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है। इस हमले में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों के घर वालों के हौसले भी कमाल थे, जिनके सामने उनके इकलौते के लाशा सामने आने के बाद भी उनका सीना चौड़ा था और इरादे बुलंद थे, जैसा कि 23 साल कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के वालिद कर्नल रिटायर्ड काजी कुतुबुद्दीन अपने बेटे की शहादत पर कहते हैं कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। शहीद के वालिद क्या कह रहे थे, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। लॉट ऑफ ऑनर है, मैं इस काबिल नहीं। मेरे बेटे ने ये चीज़ मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, मुझे कोई वरी नहीं। एक ही था, हौसला हिम्मत बुरे एक से फिर इंशाल्लाह। इस हमले के ठीक 2 रोज़ बाद यानी 18 मार्च को मीर अली में इन ऑफिसर्स को निशाना बनाने वाले गिरोह को पाक फौज ने निस्तो नाबूद कर दिया। इतलात के मुताबिक 17 और 18 मार्च की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक हुए और सहरा 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब भी था। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जबकि इससे चंद घंटे कबल अफगान और बुरी हुकूमत ने कहा था कि उसकी सरजमीन पर किए गए फ़ज़ाई हमले में 8 अफराद मारे गए हैं। और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और आज सुबह की गई कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे, जो कलअदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों के ज़िम्मेदार है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो स्टेटमेंट है वो भी खासा मानी खेज था, जिसमें अफगान हुकूमत दूसरी तरफ से रिटालिएट करने की बात कर रही है कि इसका
इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत सवेर होंगे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर अफगान उमूर सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताहिर खान साहब, वेस्टर्न बॉर्डर पर जो कशीदगी है वो हालिया असना में बड़ी है, कम नहीं हुई है, बावजूद इसके कि बार बार जो अफगान हुकूमत है उसको मुतनब्बे किया गया, उसके साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो की गई कि अपनी सरजमीन को वादे के मुताबिक जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, खुसूसन TTP के मामले के अंदर। लेकिन ये मामला थमा नहीं है, रुका नहीं है। और आज जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट दिया रात के ऑपरेशन के बाद, हाउ डू यू सी दिस? क्या इसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सवेर होंगे? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख्याल में मेरा जवाब का कुछ हिस्सा आपके सवाल में मौजूद भी है कि जो मैं देखता हूँ तो इस वक्त तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी मैं एक सिक्योरिटी ज़राए की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कुछ इलाकों में अफ़गान साइड से रीइंफोर्समेंट जो है, यानी मज़ीद उनकी जो फ़ौजें हैं वो सरहद पे पहुँचाई हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस मसले को मज़ीद यानी तोसी देने की या इनको मज़ीद तूल देने की बिल्कुल भी यहाँ सोच नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान को इसे सोचना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया में एक लिहाज से तनहा है, उनके साथ राब्ते बिल्कुल है ममालिक के, लेकिन अगर किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया तो अफ़गान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है। तो पाकिस्तान की जो तशवीश है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान में एक तो तशवीश वाली बात भी है, दूसरी उसमें एक बड़ी मतलब है कि पहली मरतबा पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सेटअप है, जो रूलर्स हैं, उसमें कुछ अनासर वो ऐसे हैं कि जो TTP को और इन ग्रुप्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एज ए यानी दबाव के लिए, प्रेशर के लिए टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए प्रॉक्सी। ये बड़ा एक ख़तरनाक वो है, एक सोच है अगर वहाँ पे कुछ लोगों की है तो उनको सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी भी है, हमारी भी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ताहिर खान साहब, ये फिर दो रंगी क्यों है? देखिए, 2 रोज़ पहले जो अमीर मुत्तकी साहब हैं, जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं, वो हमारे नौ तैनात वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को कॉल करते हैं और उसके फ़ौरन बाद ये हो जाता है। तो फिर ये 2 रंगी उस तरफ से क्यों है कि एक तरफ तो आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स और मामलात भी ठीक रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आप इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रोकते भी नहीं हैं, बल्कि जैसे आपने कहा कि प्रॉक्सी की सूरत में उसको रखे हुए हैं, जारी रखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है फिर? ये सिर्फ अमीर खान मुत्तकी वाला राब्ता नहीं है, बल्कि अगर आपको याद होगा कि इसी राब्ते से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले जो पाकिस्तान के नाज़िम उल-उमूर हैं वो कंदहार भी गए थे। और कंदहार में वो जो मुल्ला शीरीन है, जो कि कंदहार के गवर्नर हैं, लेकिन तालिबान अमीर के साथ वो बड़े करीबी हैं और बड़ी अहम शख्सियत है, जो जनवरी में यहाँ भी आए थे पाकिस्तान भी, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई थी। और उस बयान में जो वहाँ से जारी हुआ था, हमारा तो कोई बयान नहीं आया था, उसमें भी नई हुकूमत को मुबारकबाद भी दी थी, तवक्कुआत का इज़हार भी किया था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अमीर खान मुत्तकी का फ़ोन जब आपने सागदार को दावत दी है, देखो सिक्योरिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी फोकस ताल्लुकात रखे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन कोई भी मुल्क सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करा, समझौता नहीं करेगा। और फिर हमारे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। चीन के खदशात बिल्कुल तालिबान से हैं, लेकिन चीन में तो इतना इशू नहीं है ना। उज़्बेकिस्तान के बिल्कुल उनसे खदशात है, ताजिकिस्तान के ज़रा निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तो इतनी नहीं है ना। उज़्बेकिस्तान, चलो मैं गया था उज़्बेकिस्तान से, आजकल तालिबान के ताल्लुकात बहुत है। उज़्बेकिस्तान में यानी कि मैं सर्च कर रहा था वहाँ पे कि कहीं धमाका हुआ है कि नहीं। वहाँ पर कहीं सालों पहले एक चीन सफारतखाने के सामने हुआ था, तो वहाँ पर अमन है। हमारा तो मतलब मसले हैं ना, और हमारा गिला शिकवा जिस तरह फ़ारून हाफिज़ के बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान से है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की तशवीश को, और मेरे ख्याल में जेन्युइन तशवीश है, जायज़ तशवीश है, उसको अगर आप तवज्जो नहीं देते, उसको हल नहीं करते, तो फिर तो मतलब है कि अफगानिस्तान के लिए भी एक कैसे एक अच्छे पड़ोस का जो वो बार बार कहते हैं। तो बहरहाल यही तो उनसे तवक्को है, अगर वो नहीं पूरी खान साहब, होती। लास्टली एंड वेरी क्विकली मुझे बताइए कि हमने मुज़ाकरात करके भी देखा है, वफूद भी भेजे हैं, इसका हल कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अंदर है या फिर किसी ऑपरेशन लॉन्च करने पे है? हाउ डू यू सी दिस? क्विकली बता दीजिएगा, फिर ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, आप अच्छा सवाल है ये। मैं एज ए सहाफ़ी जो है, मैं कभी भी ताकत के इस्तेमाल को और डायलॉग के अलावा किसी और ऑप्शन को मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डायलॉग का मसला है, और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का जो बयान है खातून का, तालिबान हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए
कि अगर 2 साल से ज़ायद जब से तालिबान हुकूमत आई है, पाकिस्तान अपनी तशवीश का इज़हार करता है और प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जो हो रहा है, अगर उस पर वो रिएक्ट नहीं करते उसी बयान को और एक्शन नहीं लेते जो पाकिस्तान की तशवीश है, तो फिर तो मतलब है कि ऑप्शन वो क्यों हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसमें सोचना भी पड़ेगा कि जो अभी हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया है, क्या ये मसाइल की हल की तरफ हम जाएंगे या शायद मजीद पेचीदगियां पैदा होगी। इस पे फिर हमारे पॉलिसी साजों को सोचना पड़ेगा और अफगान हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये वाली हालत क्यों आई कि पाकिस्तान ने आज तस्लीम कर लिया कि उन्होंने वहां पर स्ट्राइक की है। अफगान तालिबान को भी सोचना पड़ेगा। और मैं कुछ आखिरी बात कर रहा हूँ चंद सेकंडों में। अफगान सहाफी जो अफगानिस्तान से ज्यादा बाहर गए हैं, उन्होंने आज कहा है कि जो पाकिस्तान का जो एक्शन हुआ है उस पे दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान को सपोर्ट नहीं किया। ये भी बड़ी बात है जो अफगान सहाफियों ने अपनी हुकूमत से कहा है, यकीनन हमारे एक्शन को भी जस्टिफाई कर रहा है। ताहिर खान साहब, मतलब है कि एक गैर इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं। तो लिहाजा ये अच्छा मौका है तालिबान के लिए कि मजीद हालात पेचीदा ना करे और होश के नाखून ले। दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि लाहौर की मकामी अदालत ने एक खातून की दरख्वास्त पर 3 साल बाद फैसला सुनाया है। सितंबर 2021 में खातून ने जो दरख्वास्त जमा कराई थी उसमें कहा गया था कि ये दरख्वास्त जो दायर हुई मकामी अदालत में, उसमें मौक़िफ़ था कि उनके शौहर ने उनकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की और खातून ने दावा किया था कि दूसरी शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सिर्फ नहीं की गई, बल्कि उनके शौहर ने इससे कबल जो कानूनी तरीक़ाकार है मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से दूसरी शादी का जो इजाज़तनामा है वो भी हासिल नहीं किया। अब जो फैसला सुनाया गया उस पर यह कहा जो मर्द है उसको 7 महीने की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई और कहा गया कि जो इसके लिए पहली खातून से इजाज़त लेना है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर शरीयन जो है वो क्या मामला है, क्या शरीयत क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती शाहिद अहमद उबैद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हज़रत, ये जो लाहौर की मकामी अदालत का फ़ैसला है जिसपे दूसरी शादी से कहा गया कि उसके लिए पहली जो बीवी है उससे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, ये शरन दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हमारे लिए शरीयत की बात जो है वो सुप्रीम बात है। अल्लाह से ज़्यादा मजबूत बात और ठीक बात किसी की नहीं हो सकती। ठीक, जो कानून भी ऐसा हो जो शरीयत के किसी हुक्म से, कुरान से, हदीस से टकराता हो तो उसमें नज़रसानी की ज़रूरत होती है, वो कानून ठीक नहीं होता। अब शरीयत हमें इजाज़त देती है। मैं कुरान मजीद के एक आयत पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, फ़न्किहू मा तौब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। तुम 2 से 3 से 4 से जितनी भी पसंद आए आप उनसे शादी कर सकते हो। हाँ, मगर एक बात है कि इनके दरमियान इंसाफ करना तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। नमाज की तरह फ़र्ज़ है सारी बीवियों के दरमियान बराबरी करना और इंसाफ करना। अगर आप माली और जिस्मानी एतबार से मजबूत हैं और इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं, आपको पुख्ता यकीन है कि मैं अगर शादियां करूंगा तो इंशाअल्लाह सब बीवी को बराबर के हुकूक दूंगा, मुसावी हुकूक दूंगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूंगा। तो शरीयत बिल्कुल इजाज़त देती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थीं, नबियों की कितनी बीवियां थीं, सहाबा की कितनी बीवियां थीं। नहीं हज़रत, इसके लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना मैंडेटरी नहीं है, शरन ज़रूरी नहीं है, या उसको एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं है? नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि एक ही चीज़ ज़रूरी है दूसरा निकाह करने के लिए, वो ये कि आपको ये यकीन हो कि मैं दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ करूँगा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन, अगर आपको ये अंदेशा हो कि मैं इन दोनों के दरमियान बराबरी और इंसाफ नहीं कर सकूँगा तो फिर एक करनी है आपने, फिर 2 नहीं कर सकते। और अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने माली एतबार से भी मुस्तहकम किया, जिस्मानी एतबार से भी, और उसके अलावा मैं इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं दोनों के दरमियान या तीनों के दरमियान इंसाफ करूँगा,
तो बस ठीक है, फिर आप कर सकते तो हैं। ये जो मकामी अदालत का BBC फैसला है, अब लाहौर की अदालत का, अब ये फैसला तो बाइंडिंग है, तो क्या इसको फिर चैलेंज किया जाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये तो मैं अभी आपकी जुबानी सुन रहा हूँ, तो इस हवाले से तो इसमें नज़रसानी होनी चाहिए और जो शरी स्कॉलर्स हैं उनसे भी रहनुमाई लेनी चाहिए, मदारिस से फतवे लेने चाहिए, इस हवाले से कोई हदीसें, कोई आयतें वो देखनी चाहिए और शरीयत को सामने रखकर फैसला करना चाहिए। मैंने अभी अर्ज कर दिया, हुजूर ने की, सहाबा ने की हैं शादियाँ, तो इस लिहाज से तो दीनी लिहाज से तो इसमें कोई शरीयत तो ये कहती है कि हराम का दरवाज़ा बंद करती है। आपको अगर एक पसंद है उससे कर लो, दूसरी पसंद आ गई है, जिना अगर करोगे तो आपको 100 कोड़े लगेंगे और शादीशुदा होकर करोगे तो संसार कर दिए जाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। और निकाह का दरवाजा खोला है, हराम का दरवाजा बंद करती है। तो आज हम हलाल के ऊपर ही हम वो जो है वो बंदिश। पाकिस्तान के अवाम की जल्द ही पत्थर के दौर में वापसी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हुकूमत और इदारे बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के दर पे हैं, वो आम आवाम के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी। बिजली की कीमत में 7 रुपये इजाफा इतना नाकाबिल यकीन था कि अब इस पर IMF सवाल और जवाब कर रहा है। अब गैस की कीमतों में भी इसी तरह का बार बार इजाफा किया जा रहा है। अभी चंद रोज कबल ही सुई सदर्न और नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दोबारा गैस की सैकड़ों गुना इजाफा किया था, लेकिन अब एक बार फिर गैस की कीमत में मजीद 147% तक इजाफे की दरख्वास्त की जा रही है। ये दरख्वास्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से की गई है और कीमत में 2646 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त करते हुए सुई नॉर्दर्न ने नई औसत कीमत 446 रुपये 89 पैसे मुकर्रर करने की इस्तदा की है और सुई नॉर्दर्न ने 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। एक तरफ बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ पैरेलल गैस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो आम कंज्यूमर है उसका तो पाकिस्तान में जीना दो बार दिखाई देता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।